रघुवीर सहाय की चर्चित कविता आत्महत्या के विरुद्ध से इस अंश को लिया गया है। यह कविता मूलतः वर्तमान जीवन की भयावह स्थितियों का चित्रण करती है और उसमें कवि को मनुष्य की जिजीविका पर भरोसा है। स्थितियां चाहे जितनी विषम हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी मनुष्य अपनी हिकमत से, अपनी तकनीक से, अपनी जिजीविका से, अपने जीने की ललक से आत्महत्या के विरुद्ध खड़ा होता है। आत्महत्या एक तरह का पलायन है, संसार से भागना है। और रघुवीर सहाय जैसे कवि बराबर इस बात का संकेत करते हैं कि चाहे समय परिस्थिति जितना हिंस भयावह हो, इन भयावह विषम परिस्थितियों में, इस खौफनाक स्थितियों में भी मनुष्य की जिजीविका जीने के लिए कहीं न कहीं से ऊर्जा, उत्साह और एक नए सवेरे का, एक नई उम्मीद का संसार खोज लेती है। इसलिए आत्महत्या के विरुद्ध कविता एक महत्वपूर्ण समय की स्थितियों की गवाही देते हुए मनुष्य के जीवट, मनुष्य के जीने की परम इच्छा का संकेत करते हुए हमारे सामने आती है। समय आ गया है, जब तक कहता है संपादकी, हर बार 10 बरस पहले मैं कह चुका होता हूं कि समय आ गया है। एक गरीबी ऊबी पीली रोशनी बीवी, रोशनी धुंध जाला यमन, हारमोनियम अदृश्य, डब्बा बंद शोर, गाती गला भींच आकाशवाणी, अंत में तरंग। अकादमी की महापरिषद की अनंत बैठक अदबदा कर निश्चित कर देती, जब कुछ और नहीं पाती तो अब का अस्तर एक सीली उंगली का निशान डाल दस्तखत कर तले हुए नाश्ते के तौलिस मेज पर नगर निगम ने त्योहार जो मनाया तो जनसभा की। मंथर मटकता मंत्री मुसद्दीलाल महंत मंच पर चढ़ा, छाती पर जनता को बसंती रंग जानते थे न पंसारी न मुसद्दीलाल। दोनों ने राय दी, कंधे से कंधा भिड़ा ले चलो पालकी। कल से ज्यादा लोग पास मंडराते हैं, जरूरत से ज्यादा आसपास, जरूरत से ज्यादा निरोग। शक से कि व्यर्थ है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो कह रहा हूं उसमें अर्थ है। कल मैंने उसे देखा, लाख चेहरों में एक हुआ चेहरा, कूड़ता हुआ और उलझा हुआ। वह उदास कितना बोदा, वही था नाटक का मुख्य पात्र। पर उनकी उस पीठ पर मैं हाथ न रख सका, वह बहुत चिकनी थी। लौट आओ फिर उसी खाते पीते स्वर्ग में। पिटे हुए नेता पिटे अनुचर बुलाते हैं, मार फड़फड़ाते हैं पंख, साल 2 साल गले बंधी घंटियां। पढ़ी लिखी गर्दनें बजाती हैं, फिर उड़ जाता है विचार। हम रह जाते हैं अधेड़, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। टूट
मेरे मन टूट एक बार सही तरह, अच्छी तरह टूट, मत झूठ मूठ, अब मत रूठ, मत डूब, सिर्फ टूट, जैसे कि परसों के बाद वह आया बैठ गया आदतन, एक बहस छेड़कर गया एकाएक बाहर जोरों से, एक नकली दरवाजा भेड़कर। दर्द दर्द मैंने कहा, अब नहीं होगा, हर दिन मनुष्य एक दर्जा नीचे रहने का दर्द। गरज मुस्टंडा विचारक समय आ गया कि रामलाल कुचला हुआ पांव जो घसीट कर चलता है अर्थहीन हो जाए। छुओ मेरे बच्चे का मुंह, गाल नहीं जैसा विज्ञापन में छपा, ओठ नहीं मुंह नहीं, कुछ पता चला जान का शोर, डर कोई लगा, नहीं बोला मेरा भाई मुझे पांव तले रौंद कर अंग्रेजी। कितना आसान है पागल हो जाना, और भी जब उस पर इनाम मिलता है। कितना आसान है पागल हो जाना, और भी जब उस पर इनाम मिलता है। नकली दरवाजे पीटते हैं जवान हाथों को, काम सर को आराम मिलता है दूर। राजधानी से कोई कस्बा दोपहर बाद छटपटाता है। एक फटा कोट, एक हिलती चौकी, एक लालटेन, दोनों बाप मिस्त्री और 20 बरस का नरेन। दोनों पहले से जानते हैं पेंच की मरी हुई चूड़ियां। नेहरू युग के औजारों, मुसद्दीलाल की सबसे बड़ी देन। अस्पताल में मरीज छोड़कर आ नहीं सकता तिमरदार। दूसरे दिन कौन बताएगा कि वह कहां गया। निष्कासित होते हुए मैंने उसे देखा था। जयपुर अधिवेशन जब समेटा जा रहा था, जो मजूर लगे हुए थे कुर्सी ढोने में, उन्होंने देखा एक कोने में बैठा है अजय अपमानित। वह उसे छोड़ गए, कुर्सी को सन्नाटा छा गया। कितना आसान है नाम लिखा लेना, मरते मनुष्य के बारे में क्या कहूं, क्या करूं मरते मनुष्य का। अंतरंग परिषद से पूछ कर तय करना कितना आसान है। कितनी दिलचस्प है नेहरू की आशंका, पाटिल की भर्त्सना की कथा। कितनी घुटन है अंदर, घुटन के अंदर, घुटन से कितनी सहज मुक्ति। कितना आसान है रख लेना अपने पास अपना वोट, क्योंकि प्रतिद्वंदी अयोग्य है, अत्याचारी, हत्या किए जाए जब तक कि स्वर्ण धूल स्वर्ण शिखर से आकर आत्मा के स्वर्ण खंड किए जाए। गोल शब्दकोश में अमोल बोल तुतलाते, भीम काय भाषाविद हाँफते, डराते, हकाते। अंग्रेजी का अवध गाय, घंटा घनघनाते पुजारी जय जयकार। सरकार से करार जारी, हजार शब्द रोज कैद। रोज रोज एक और दर्द, एक क्रोध, एक बोध और ना पैद। कल पैदा करना होगा भूखी पीढ़ी को। आज जो अनाज पेट भरता है तो हम चले यह रखे हैं उर्वरक संबंधी कुछ विचार। मुन्न से बोले विनोबा से जैनेंद्र दिल्ली में। बहुत बड़ी लपसी पकाई गई युद्ध से बदहवास, जनता के लिए लड़ो या न लड़ो, भारत पाकिस्तान अलग अलग करो। फिर भरो कहिल कर भूल जाओ राजनीति। अध्यापक याद करो किसके आदमी हो तुम। याद करो विद्यार्थी, तुम्हें आदमी से एक दर्जा नीचे किसका आदमी बनना है। दर्द दर्द खैराती अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, यह मेरा काम नहीं, वह मुसद्दी का है। वही भेजता है मुझे लिखकर इसे अच्छा करो। जो तुम बीमार हो तुमने उसे खुश नहीं किया होगा। अब तुम बीमार हो तो उसे खुश करो, कुछ करो। उसने कहा लोहिया से, लोहिया ने कहा कुछ करो। खुश हुआ वह चला गया अस्पताल में। भीड़ भौचक भीड़, धाए धाए, 100,000 लाख। दर्द 8-10 क्रोध, 3-4 बंद बाजार, भय भगदड़ घर, लाल छांव धूप छां, नहीं घोड़े बंदूक, धुआं खून खत्म चीख कर। हम जानते नहीं हम क्या बनाते हैं,
जब हम दफनाते हैं एक हताश लड़के की लाश, बार बार एक बेबसी थोड़ी सी मिटती है, फिर करने लगती है भाएं भाएं, समय हो गया है। उसके सन्नाटे में राष्ट्रपति प्रकट देते हुए सीख, समाचार पत्र में छपी, दुधमुही बच्ची खाती हुई भीख, खिसियाते कुलपति मुसद्दीलाल, गिगियाते उप कुलपति, एक शब्द कहीं नहीं कि वह लड़का कौन था, क्या उसकी बहनें थीं, क्या उसने रखे थे टीन के बक्से में अपने अजूबे, वह कौन कौन से पकवान खाता था। एक शब्द कहीं नहीं, एक शब्द जो वह खोज रहा था जब वह मारा गया। सन्नाटा छा गया। चिट्ठी लिखते लिखते छुटकी ने पूछा, क्या 2 बार लिख सकते हैं कि याद आती है? एक बार मामी की, एक बार मामा की। नहीं, दोनों बार मामी की। लिख सकती हो जरूर बेटी, लिख सकती हो जरूर बेटी। मैंने कहा, समय आ गया है। 10 बरस बाद फिर पदारूढ़ होते ही नेत्राम, पदमुक्त होते ही न्यायाधीश कहता है, समय आ गया है। मौका अच्छा देखकर प्रधानमंत्री पिटा हुआ दलपति अखबारों से, सुंदर नौजवानों से कहता है गाता बजाता, हारा हुआ देश, समय जो गया है मेरे तलवे से छनकर पाताल में, वह जानता हूं मैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता। मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य के दमखम और उसके जीने की दुर्दम इच्छा को प्रकट करने के लिए लिखी गई है। स्थितियां चाहे जितनी विषम हों, खौफनाक हों, जीना नहीं छोड़ा जा सकता। जीना ही मनुष्य होने और मनुष्यता की वह पहचान है जो हर अंधेरे के खिलाफ मनुष्य की संघर्ष क्षमता को, अंधेरे के खिलाफ मनुष्य के भीतर मशाल जलाने की इच्छा को अभिव्यक्त करती है। समय चाहे जितना खराब हो, समय को कोसते हुए हम अपने आप को समाप्त नहीं कर सकते। आत्महत्या के विरुद्ध मनुष्य होने का बयान है कि चाहे जितनी स्थितियां खौफनाक हों, विपरीत हों, यदि मनुष्य हैं और मनुष्य होने पर भरोसा है, तो हमें जिंदा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ कदम चलते रहना चाहिए। मशाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। संपादकीय हो, चाहे पद पर बैठा हुआ आदमी हो, जब तक वह पद पे रहता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता, जनता के हक में कुछ नहीं बोलता, और पद से उतरते ही वह जनता के लिए नारे लगाने लगता है। यह नारे लगाने की स्थिति बार बार लोकतंत्र में, लोक समय में, लोक चौराहों पर आती रही है, जिसे जनता ने बखूबी देखा है और जनता जानती है कि हमारी स्थिति, हमारे समय में परिवर्तन कैसे आएगा। जनता को मालूम है कि हर 10 साल बाद एक नया विचार आएगा और उस नए विचार के साथ एक नई आंधी चलेगी और फिर सब कंधे उचकाकर कह देंगे, हमने तो पहले ही कहा था, ऐसा होगा, वैसा होगा,
ऐसा होगा, वैसा होगा। इन सारी स्थितियों को अधिनायक कविता बयान करती है, कहती है कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा। कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर जनता को आना होगा, बोलना होगा। खामोशी और चुप्पी से कोई परिवर्तन नहीं होता। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। टूटे जितना जल्दी हो, मेरे अंदर का कायर मन टूट जाए, तभी बात सही तरीके से सही समय पर सामने आएगी। अन्यथा तो हर 10 साल बाद रिटायर आदमी पता नहीं क्या क्या कहता है। रिटायर होने के बाद हम बहुत सारे आदर्श की बातें करने लगते हैं। उस ओर कवि कह रहा है कि जब पद पर थे तब क्यों नहीं कहा, तब क्यों नहीं ये परिवर्तन की कलम चलाई। पद से उतरते तुम्हारी कलम चलने लगती है, पद से उतरते तुम्हारी जुबान चलने लगती है, पद पर रहते हुए तुम खामोश क्यों हो जाते हो। हर दिन मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहने का दर्द, ये दर्द पाले हुए लोग चले जाते हैं। हर दिन अपने मनुष्य को एक दर्जा नीचे चरित करते हुए लोग चलते हैं। गरज मुष्टंडा विचारक समय आ गया है। किस समय में हम आ गए हैं, किस हिंस वातावरण में आ गए हैं कि जो मुष्टंडा है वह विचारक होने का भ्रम पाले हुए है, और उसके विचारवान होने की स्थिति में हम सब चले जा रहे हैं। इस ओर कवि इशारा कर रहा है कि रामलाल कुचला हुआ पांव जो घसीट कर चलता है, अर्थहीन हो जाए। छुओ मेरे बच्चे का मुंह, गाल नहीं जैसा विज्ञापन में छपा। जैसा विज्ञापन में बच्चे दिखते हैं, वैसे हमारे आंगन में, हमारे घर में वो बच्चे नहीं होते। वो सूखी पतली हड्डियों वाले बच्चे होते हैं। उनका एक एक कंकाल दिखता है। यह देश के आम बच्चों की स्थिति है। और एक तरफ विज्ञापन में बच्चे हैं जो हंसते खेलते उछलते कूदते हुए दिखते हैं। कितना आसान है पागल हो जाना और फिर उस पर जब इनाम मिलता हो। नकली दरवाजे पीटते हैं जवान हाथों को, काम सर को आराम मिलता है दूर। इस तरह एक ऐसे समय में हम आ गए हैं कि यह सारा कुछ, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, वह कह नहीं पाते। चुपचाप असहाय खामोशी में चीजों को बनते बिगड़ते देखते रहते हैं। उस ओर कवि रघुवीर सहाय इशारा करते हैं। अध्यापक याद करो कि तुम किसके आदमी हो। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देश का अध्यापक यदि यह सोचने लगे कि मैं उनका आदमी हूं कि उनका आदमी हूं। अध्यापक, शिक्षक देश निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए है, न कि किसी का आदमी होने के लिए। याद करो विद्यार्थी, तुम्हें आदमी से एक दर्जा नीचे किसका आदमी बनना है। आप पहले आदमी बनो। आदमी से एक दर्जा नीचे गिरकर किसके आदमी बनने के फिराक में हो, किसका आदमी बनना चाहते हो। पहले तुम आदमी बनो। यह मेरा काम नहीं, वह मुसद्दी का है। इस तरह सारे जो पद हैं वो सब किसी न किसी के आदमी होने में मिलते हैं। फिर व्यवस्था तंत्र को क्या दोष दिया जाए जब हम अपने भीतर के आदमी को मार कर कोई पद ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद हमसे किसी बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए और न ही उस बदलाव को करने का हमारे भीतर कोई नैतिक साहस होता है। कविता लगातार उन स्थितियों की ओर संकेत करती है कि हम सब जो किसी न किसी पद पे हैं,
जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोचते हैं, जो अध्यापक हैं, जो कुलपति हैं, जिनके जिम्मे देश के चरित्र का निर्माण करना है, देश को बनाना है, वे सारे लोग किसी न किसी के आदमी होकर अपने मानवीय कर्तव्य और अपने मनुष्य होने के कर्तव्य को न करते हुए किसी के इशारे पर चलते हैं। और जब कोई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी के इशारे पर चलता है तो स्वाभाविक है कि वह अपने मन का, अपनी स्वतंत्रता का, अपनी मानवीय गरिमा का उस तरह से ख्याल नहीं कर पाता, उस तरह से वह अपनी बात नहीं कह पाता जो बात उसे कहना चाहिए। इसीलिए कवि बार बार कह रहा है कि 10 साल बाद, पद से मुक्त होने के बाद, वह कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होता, वो होता। अरे भाई, जब आप पद पे थे तब क्यों नहीं कहे? संपादक जब संपादक के पद से हट जाता है तो वह संपादकीय टिप्पणी के बारे में बयान देता है, कहता है। तो पद पे रहते हुए जब लिखने का समय था, जब कुछ बदलने के लिए कहने का समय था, जब आपके पास चलने का समय था, तब आप चले नहीं। और अब अफसोस करने से या उन बातों को कहने से क्या फर्क पड़ता? इस तरह से आत्महत्या के विरुद्ध कविता इस बात की ओर इशारा करती है कि चाहे जितनी स्थितियां विपरीत हो गई हों, जितना हाल सूरत खौफनाक हो, हमारे भीतर कहीं न कहीं मनुष्यता की उस लौ को बचाकर, जिंदा रखकर, जिंदा मनुष्य की तरह चलने का हमारे भीतर साहस हो। और यह साहस ही हमें आत्महत्या के विरुद्ध ले जाती है। इस तरह से यह कविता जीवन जीने की दुर्दम इच्छा की कविता है और उन सारे हालातों, परिस्थितियों पर एक प्रश्न चिन्ह की तरह है जो मनुष्य होने के नाते हम सबने अपने दायित्व को निभाया नहीं, और जिससे परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि उसमें दिमाग पागल सा हो जाता है। ऐसे पागल समय में, ऐसे आत्महत्या के विरुद्ध होने की स्थिति में हम सबका क्या कर्तव्य है? कैसे हम अपने मनुष्य के दर्जे को बचाए रखें और नीचे न गिरें, उसकी ओर कविता इशारा करते हुए मनुष्य की दुर्दम जीने की इच्छा और आकांक्षा को बयान करती है, व्यक्त करती है। इसलिए यह एक मूल्यवान संदर्भ की कविता है और मूलतः यह मनुष्य की जिजीविषा की कविता है, मनुष्य की जीवन शक्ति की कविता है और उसके जीने की दुर्दम इच्छा की कविता है। और लगातार हमें अपने समय में, अपने पद पर रहते हुए हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इस तरह से यह कविता अपने समय में मानवीय हस्तक्षेप की कहानी को भी अभिव्यक्त करती है। यदि आप पद पे रहते हुए हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो पद से जाने के बाद बात करने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। आपका नाम तभी सार्थक होता है जब आप पद पे रहते हुए, हस्तक्षेप करने की स्थिति में होते हुए हस्तक्षेप करते हैं। यदि हस्तक्षेप करते हैं तो आप निश्चित है कि आम आदमी के जीने की इच्छा के साथ आप खड़े हैं, आप उसे पागल नहीं बना रहे।